अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं राष्ट्र सर्वोपरि। राष्ट्र सर्वोपरि में आज आपको खबरें बताने वाला हूं बिहार से। बिहार में बहुत बड़ी बगावत की सुगबुगाहट नजर आ रही है। बताऊंगा लालू के बड़े लाल क्या बगावत करने वाले हैं। इसके बाद आपको बताऊंगा मालेगांव ब्लास्ट में जो फैसला आया उसमें निर्दोष तो साबित कर दिए, लेकिन सवाल यह कि दोषी कौन है, किसे बचाया गया है, बताऊंगा उसके बारे में। आगे बताऊंगा कैसी राजनीति हो रही है। और फिर डोनाल्ड ट्रंप अपने जाल में फंस गए हैं, वो निकल नहीं पा रहे हैं। बताऊंगा डोनाल्ड ट्रंप के हालात क्या हैं, अमेरिका के हालात क्या हैं। और सबसे पहले रुख करूंगा बिहार का। बिहार में दर्शकों थोड़ा ही वक्त बाकी है, लेकिन चुनाव से पहले सियासी पारा बिहार का गर्मा गया है। और दर्शकों आज राष्ट्र सर्वोपरि में इसकी चर्चा क्यों कर रहा हूं यह आपको समझना होगा। आपके लिए ही यह खबर लेकर आया हूं, लेकिन आप कहेंगे कि नेता कुछ भी करें उससे हमें क्या भाई, राष्ट्र सर्वोपरि में ऐसी खबर क्यों। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो अगले 1 मिनट मुझे सुनिए। आप जितने भी आपके मन में सवाल हैं सारे दूर कर दूंगा, क्योंकि ये नेता, ये किसी भी पार्टी के नेता हो, ये सत्ता में बने रहने के लिए कहीं भी चले जाते हैं। इनका कोई ईमान नहीं है, ऐसा लगने लगा है मुझे। ये किसी भी पार्टी में चले जाते हैं और इससे सीधा फर्क पता है किसे पड़ता है, आपको पड़ता है। क्योंकि इनका क्या, ये तो इधर जाएंगे उधर जाएंगे, जीत जाएंगे, विधायक बन जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे, उसके बाद क्या होगा, दिक्कत होगी आपको। आप कहेंगे कैसी दिक्कत, मैं कहूंगा ये नेता काम नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी कि नहीं होगी, बताइए जरा। ये तो किसी भी पार्टी से, और सिर्फ एक नेता नहीं, मैं सबकी बात कर रहा हूं। सिर्फ और सिर्फ ये आपके काम अटका कर रखेंगे और आपको दिक्कत होगी। और आपके लिए वही ढाक के 3 पात, कुछ नहीं बदलेगा। इसलिए मैं आपके लिए खबर लेकर आया हूं और कह रहा हूं कि अगर नेता पार्टी बदले या कुछ भी बदले, आपको और हमें अपने मुद्दे पर वोट देना है। मैं ये कहने आया हूं आप लोगों से, जो बिहार के लोग हैं वो सुन ले मुझे, क्योंकि अगर आपने मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट दिया तो आपको फायदा होगा और नेताओं को भी समझ आएगा कि इनके लिए कोई भी पार्टी में चले जाएं, आपको फर्क नहीं पड़ता। आपको फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये कई पार्टी बदलते हैं, कुछ बदलते हैं, लेकिन आपका नुकसान करते हैं। इसलिए अगर आपको आपके शहर, आपके राज्य और आपके राष्ट्र को सर्वोपरि बनाना है तो इस राजनीति को समझना होगा जो बिहार में चल रही है। देखिए जरा। ये 3 तस्वीरें और लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव के तल्ख तेवर। इन दिनों बिहार चुनाव की बात आती है तो तेजू भैया का नाम सबसे पहले जहन में आ जाता है, क्योंकि अभी कुछ रोज पहले ही उन्होंने आरजेडी के खिलाफ मोर्चा खोला है। उन्होंने तेजस्वी यादव के नेतृत्व को चुनौती दी और पीली टोपी पहनकर अपने ही परिवार के खिलाफ आने वाले विधानसभा चुनाव में शंखनाद कर दिया। लेकिन तब से सवाल यही बना हुआ है कि तेजू भैया इन चुनावों में राह कौन सी पकड़ेंगे। इस सवाल के उठने के पीछे की वजह भी यही 3 तस्वीरें ही, क्योंकि विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान तेज प्रताप उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के साथ हंसकर बात करते हुए दिखाई दिए थे। विजय सिन्हा ने उनकी पीठ भी थपथपाई थी, जबकि पूरे सत्र में तेज प्रताप अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव और आरजेडी से अलग थलग दिखाई दिए। इस वाक्य ने एक तरफ आरजेडी को असहज कर दिया था तो दूसरी तरफ सवाल उठने लगे थे कि तेजू कहीं एनडीए में शामिल तो नहीं हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव का अब से कुछ घंटे पहले पटना में मौजूद समाजवादी पार्टी कार्यालय में पहुंचना सियासी गलियारों में नई राजनीतिक सरगर्मियों को जन्म दे गया है। तेज प्रताप ने समाजवादी पार्टी के ऑफिस में करीब 1 घंटा बिताया।
यहाँ सपा नेताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान उनकी सपा नेताओं से आगामी चुनाव को लेकर चर्चा भी हुई। इस मुलाकात के बाद तेज प्रताप के समाजवादी पार्टी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई। लोगों के दिलो दिमाग में सवाल उठने लगे हैं कि कहीं तेज प्रताप का अगला ठिकाना समाजवादी पार्टी तो नहीं। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि अखिलेश यादव से तेज प्रताप के संबंध काफी अच्छे रहे। कुछ समय पहले तेज प्रताप को अखिलेश यादव ने वीडियो कॉल किया था। दोनों के बीच बिहार राजनीतिक हालात पर चर्चा भी हुई थी। इसलिए माना जा रहा है कि अगर तेज प्रताप निर्दलीय चुनाव लड़ने के बजाय सपा के टिकट पर लड़ेंगे तो उनकी जीत की राह थोड़ी आसान हो जाएगी। सुना है भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बहुत ही बेचैनी हो रही है तेज प्रताप यादव जी का बिहार में समाजवादी पार्टी के कार्यालय में जाने पर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले ही बता रखा है कि समाजवादी पार्टी का पूर्ण समर्थन आरजेडी को है। तेज प्रताप की आरजेडी से दूरियां और परिवार से दूरियां किसी से छिपी नहीं है, लेकिन जब से तेज प्रताप यादव ने महुआ सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, उसके बाद उनकी हर गतिविधि सवाल खड़े कर रही है। एक तरफ वो विजय सिन्हा के साथ हंस हंस कर बात करते हैं, दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष समेत तमाम विरोधी दल के नेता विधानसभा में विरोध जताने के लिए काले कपड़े पहनकर हिस्सा लेते हैं, तो तेज प्रताप यादव सादे लिबास में विधानसभा पहुंच जाते हैं। और अब उनका समाजवादी पार्टी के कार्यालय पहुंचना उनकी हर एक सियासी चाल पर सबकी निगाहें थामे हुए, क्योंकि तेजू भैया ही हैं जो बिहार चुनाव में बड़ा खेला कर सकते हैं। अब कोई खेला करे या ना करे, मैंने आपसे कहा है कि आपको देखना है, समझना है, आपके मुद्दे देखने हैं और फिर वोट करना है। ये मैंने पहले ही आपको आगाह कर दिया है। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज आपके लिए एक और खबर लेकर आया हूं। ये खबर हर भारतवासी को देखनी चाहिए। हर भारतवासी मतलब हर भारतवासी। मालेगांव में बम ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट के बाद पता है क्या हुआ? एक थ्योरी को गढ़ना शुरू कर दिया। कहा गया कि भगवा आतंकवाद इस ब्लास्ट के पीछे उसी का हाथ है। और उस समय पता है आपको क्या हुआ? उस समय लोगों को लगने लगा कि हां, ऐसा भी कोई आतंकवाद होता है। यानी हिंदू को आतंकवादी बताया गया और आप लोग क्या करते रहे? आपको खेल समझ ही नहीं आया। सिर्फ इतना ही नहीं, तब की सरकार, तब की एजेंसियां इसके लिए आरोपी भी उन्हीं लोगों को बनाती है जो भगवा धारण करते हैं। समझिए इसे आप। या फिर सेना से जुड़े हुए हैं। एक तरफ टारगेट पर भगवा, दूसरी तरफ सेना। ये पूरा प्लान था इन लोगों का। लेकिन आज क्या हुआ? सब बरी हो गए, सारे निर्दोष। सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया। वो चाहे साध्वी प्रज्ञा हो या फिर कर्नल पुरोहित, सब बरी हो गए। इनके साथ और भी लोग हैं जिन्होंने 17 साल यातनाएं सही। आप सोचिए, बस आपकी रूह कांप जाएगी कि आपने कुछ किया नहीं, आपको पुलिस पकड़ ले, आतंकवादी बता दे। 17 साल। आज जब फैसला आया तो दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। लेकिन इन सब के बीच सवाल बना हुआ है। जो तब की एजेंसीज थी, जो तब के पुलिस अधिकारी थे, किसे बचा रहे थे? किसे बचाने के चक्कर में निर्दोष लोगों को फंसाया गया? आज राष्ट्र सर्वोपरि में देश पूछ रहा है। ये ब्लास्ट इन सब ने नहीं किया, ये तो पक्का हो गया कोर्ट से। तो किसने किया? धरती आसमान कौन निगल गया उनको जो ब्लास्ट में थे? और पता ही क्या कर रहे हैं? ये पहलगाम की घटना पर जैसे आज कह रहे हैं ना दर्शकों कि इसमें पाकिस्तान का हाथ नहीं है, आपके पास क्या सबूत है? यही कांग्रेस पार्टी वाले ये आज भी झूठ बोल रहे हैं। और जब तो ये सरकार में थे, पूरा इकोसिस्टम इनका लगा हुआ था कि गुनहगारों को बचा लें, क्योंकि ना जांच की ना पड़ताल की, बस मुसलमानों की मौत हुई तो आरोप हिंदुओं पर लगा दिया। और इसके पहले 2007 में भी लोकल में बम ब्लास्ट हुआ तो मुसलमानों को आरोपी बता दिया। सोचिए आप, ये रणनीति उस दौरान थी। हर साल हिंदू से मुसलमान, मुसलमान से हिंदू, यही कर रहे थे ये लोग। इसलिए आज इनकी मानसिकता पर सवाल खड़ा हो रहा है। ये हिंदुओं को बदनाम करने की जो मानसिकता थी वो सामने आ गई। 17 साल बाद वो निर्दोष ये सवाल कर रहे हैं कि दोषी कौन है।
किन्हें बचाया आप लोगों ने? जो अधिकारी हैं, जो जांच कर रहे थे, क्या उन्हें अब सजा नहीं होनी चाहिए? जो निर्दोषों को फंसाया उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? पूरा देश कह रहा है कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर आतंकी कौन था जो बचकर निकल गया? ये तब की जांच एजेंसीज पर सवाल है। क्या आपने किसी को बचाने के लिए निर्दोषों को फंसाया? और अगर ऐसा नहीं है तो दोषी कौन है? उस 17 साल से कहां छिपा बैठा है? देखिए जरा। महाराष्ट्र में 2008 में हुए मालेगांव ब्लास्ट के मामले में एनआईए कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। एनआईए की विशेष अदालत ने साध्वी प्रज्ञा समेत केस से जुड़े सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। यह फैसला आने के बाद जहां निर्दोष को 17 साल बाद न्याय मिला, उनके चरित्र पर लगा आतंकवाद का धब्बा एक फैसले से हमेशा के लिए हट गया। वहीं सबसे बड़ा सवाल इस फैसले के बाद यह उठने लगा है कि आखिरकार मालेगांव ब्लास्ट का असली आरोपी है कौन? क्योंकि मालेगांव हमला तो हुआ था, इसमें कई जिंदगियां गई थी, सैकड़ों लोग जख्मी हुए थे। सीधे और साफ शब्दों में कहा जाए तो ये कि मालेगांव हमले के दोषी आखिर है कौन? वो लोग कौन हैं जिन्होंने असली दोषियों को दुनिया से दूर कर दिया? इस हमले के बाद कहीं तो कोई लूप होल था जिसकी वजह से निर्दोषों को आरोपी बनाया गया। जो असल में दोषी थे वो बच निकले। पूरे केस की जांच की दिशा ही अलग मोड़ पर चली गई। 2011 में एनआईए को यह मामला सौंपा गया। जिस मामले की जांच एटीएस कर रही थी, उसकी जांच 2011 से एनआईए ने शुरू की और एनआईए की इसी जांच के दौरान 7 लोगों के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय होने के बाद 2018 में मुकदमा शुरू हुआ। इस केस में मुख्य आरोपी बनाई गई साध्वी प्रज्ञा, जिन्हें इतनी प्रताड़नाएं दी गई कि उसके बाद वो ठीक से चल तक नहीं पाई। जिन प्रताड़नाओं को साध्वी प्रज्ञा अपनी जुबान पर लाती हैं, उन्हें सुनकर रूह कांप जाती है। कि मास्टरमाइंड कह करके मुझे इतना प्रताड़ित किया गया, इतना प्रताड़ित किया गया, असहनीय यातनाएं दी गई, सिर्फ इसके लिए कि जो ये कहलवाना चाहते हैं मैं वो कह दूं और मैं अपने देश को इतने बड़े षड्यंत्र में फंसने दूं। ये वही समय था जब केंद्र और महाराष्ट्र दोनों जगह पर कांग्रेस की सरकार थी और उसी समय राहुल गांधी ने अमेरिकी राजदूत टिम रोमर से उनकी बातचीत में कहा था कि हिंदू आतंकवाद लश्कर तैयबा से ज्यादा खतरनाक है। टिम रोमर ने राहुल से बातचीत का जिक्र वाला वो टेलीग्राम 2009 में अपनी सरकार को भेजा था और वो बातचीत लीक हो गई थी। ये वही आर्टिकल है जिसमें अमेरिकी राजदूत टिम रोमर और राहुल गांधी के बीच बातचीत छपी थी। इसमें साफ लिखा है कि राहुल गांधी ने कहा था कि भारत में लश्कर तैयबा से बड़ा खतरा यहां पनपते कट्टर हिंदू संगठनों से हो सकता है। इसलिए बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस नेताओं ने हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी थी, जो कि कोर्ट के फैसले के बाद अब एक्सपोज हो गई है। गृह मंत्री चिदम्बरम ने सैफरन टेरर की बात कही थी और कहां कही थी? डीजीपी के कॉन्फ्रेंस में। याद होगा दूसरे गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने भी सैफरन टेरर की बात कही थी और राहुल गांधी ने जो अमेरिकी राजदूत तिमोथी थे उनसे बातचीत में कहा था कि हिंदू टेरर इज मोर डेडली देन लश्कर तैयबा। ये जो कांग्रेस पार्टी का था जो नैरेटिव था फर्जी भगवा आतंकवाद, और उसी को इन्होंने प्रैक्टिकल में बदला था। कल गृह मंत्री जी ने पार्लियामेंट में कहा, राज्यसभा में कहा कि हिंदू आतंकवादी हो ही नहीं सकता जिसकी मोहर लग गई है। कांग्रेस हमेशा से ही पाकिस्तान के साथ खड़ी नजर आई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने मालेगांव ब्लास्ट के समय भी भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी और अभी 3 पाकिस्तानी आतंकी को मार गिराने पर भी सवाल उठा दिए। क्या सबूत है कि आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे? इस पर अमित शाह ने उन्हें वो सारे सबूत भी गिनाए थे जो वो मांग रहे थे। चिदम्बरम साहब कहते हैं कि आतंकी पाकिस्तान से आए थे, इसका सबूत क्या है? चिदम्बरम साहब, सबूत तो हमारी एजेंसियों ने ढूंढ लिया। मान्यवर क्या बोल रहे हैं? किसके लिए बोल रहे हैं? किसको बचा रहे हैं? क्या कहना चाहते हैं?
गृह मंत्री ने साफ साफ कांग्रेस के पाकिस्तान का साथ देने का इशारा किया और आज जब मालेगांव बम धमाके पर कोर्ट का फैसला आया तो ये साबित हो गया कांग्रेस ने कैसे भगवा आतंकवाद से जोड़ने की पूरी स्क्रिप्ट लिखी थी। इस राष्ट्र ने मुझे सेवा करने का मौका इसके पहले दिया, बेल पर आने के बाद भी दिया और परमात्मा की मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इसके बाद भी वो मुझे मौका दे रहा है। एक निर्दोष निकलने के बाद मैं चाहता हूं कि भगवान और मातृभूमि हर एक को ये मौका दे। देश का काम करो भाइयों, ठीक है, और कुछ नहीं है, देश के सिवा और कुछ नहीं है। इस मुकदमे का ओरिजिनल एफआईआर नहीं है, 164 स्टेटमेंट नहीं है, कन्फेशनल स्टेटमेंट नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के ऊपर जो भी बताया गया तो वो सीडी ट्रायल के वक्त चली ही नहीं। और आज यच्चयावत हिंदू समाज की क्षमा माफी, कांग्रेस का नेतृत्व, राष्ट्रवादी का नेतृत्व, सोनिया गांधी और शरद पवार ने मांगना चाहिए। भगवा आतंकवाद की दाग के साथ 17 साल बिताने वाले निर्दोषों ने जो झेला है उसे उनके करीबी परिवार वालों ने देखा है, तभी तो जब आज फैसला आया तो उनकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे हैं। शायद विश्व के इतिहास में ये पहली घटना है जिसमें किसी महिला को बिना किसी अपराध को देखे हुए, साबित किए हुए, अपने मन से ही मनमाने ढंग से प्रताड़ना दी गई और इतनी प्रताड़ना कि जिसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता है। प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित, उनके साथी जिस तरह की यातना झेलते रहे, वो उनको जो नाम लेने के लिए कहे गए उन्हें वो नाम नहीं लिए। कहा हमारी जीभ काट लो, घाव में मिर्चें भर दो, लेकिन हम वो नाम नहीं लेंगे जो आप दे रहे हैं। बिल्कुल जैसे औरंगजेब के समय पे यातनाएं दी जाती थी। आज उनकी रिहाई नहीं है, पूरे हिंदू समाज की रिहाई है और भगवान के सम्मान की रिहाई है। कोर्ट के फैसले ने बताया कि सत्य कभी मरता नहीं, वो हमेशा विजय होता है। ये बता दिया कि आतंकवाद का रंग भगवा नहीं होता। जिन्होंने ये पूरा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की, आज कोर्ट ने उनके मुंह पर तमाचा जड़ दिया है। जिन प्रताड़नाओं का सामना साध्वी प्रज्ञा और कर्नल प्रसाद पुरोहित को करना पड़ा, समय के साथ उस पहिए को घुमाकर सब कुछ ठीक तो नहीं किया जा सकता, लेकिन जो ठंडक आज के फैसले ने सभी के कलेजों को दी है वो भगवा की जीत है, हिंद की जीत है। ये फैसला बताता है कि आतंकवाद से जंग में हमेशा राष्ट्र सर्वोपरि था और रहेगा। राष्ट्र सर्वोपरि तो है दर्शकों, रहेगा, लेकिन आज भी लोगों की मानसिकता आप सोचिए, ये अभी भी नहीं मान रहे हैं। ये हिंदू विरोधी ब्रिगेड आज भी मानने को तैयार नहीं है, सोचिए जरा। और ये अपना फिर से भोंपू बाहर निकाल कर लाए हैं और फिर से तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अरे अब तो कोर्ट ने भी कह दिया, अब तो मान लो। नहीं मान रहे हो तो आप खुद से झूठ बोल रहे हो। देश कह रहा है कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता है। हिंदू ने कभी ऐसा नहीं किया, भगवा आतंकवाद से संबंध ही नहीं रखता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जिनके चेहरे दिखा रहा हूं आपको, देखिए ये मान नहीं रहे। इन्वेस्टिगेशन बहुत गलत हुआ। मिलिट्री ग्रेड RDX वहां पर इस्तेमाल हुआ, ये NIA ने अपनी चार्जशीट में कहा। फिर ये कहां से आया? ये अफसोसनाक है। इससे ज्यादा किसी न्यायालय के निर्णय पर टिप्पणी नहीं की जा सकती। एजेंसी सबूत नहीं पेश करेंगी तो अदालत क्या करेगी? भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, ये नरेटिव सेट करने के लिए षड्यंत्र रचा, आज उसका पर्दाफाश हो गया है। इससे कांग्रेस का काला चिट्ठा जनता के सामने आ गया है। भगवावादियों को सताने के लिए भगवाधारियों को कांग्रेस ने इससे करवाया था। आपने एक कहावत सुनी होगी ना कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। आज 17 साल बाद कांग्रेस की हालत ठीक वैसी ही हो गई है। सियासी फायदे के लिए भगवा आतंकवाद और हिंदू आतंकी जैसे नैरेटिव सेट करने वाली कांग्रेस आज कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। लेकिन मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वाला विपक्ष आज भी कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहा है। हमारा पहला सवाल मोदी सरकार से और महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार से है कि मिलिट्री ग्रेड RDX वहां पर इस्तेमाल हुआ, ये NIA ने अपनी चार्जशीट में कहा। अब ये मिलिट्री ग्रेड RDX इस्तेमाल हुआ तो फिर ये कहां से आया? आज हेमंत करकरे साहब कहीं न कहीं उनको बड़ा कष्ट हुआ होगा, उनकी आत्मा को कष्ट हुआ होगा और ये अफसोसनाक है
इससे ज्यादा किसी न्यायालय के निर्णय पर टिप्पणी नहीं की जा सकती। क्या एजेंसी सबूत नहीं पेश करेंगी तो अदालत क्या करेगी? और उन लोगों के साथ तो इंसाफ नहीं हुआ जिन लोगों ने अपनों को खोने का काम किया, उन लोगों के साथ तो इंसाफ नहीं हुआ। आपने सबूतों के अंदर क्या पेश किया क्या नहीं किया तो बहुत समीक्षा कराई जाएगी। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया इसका प्रूफ ही नहीं है। तो एनआईए ने क्या किया था? एनआईए ने पहले भी 3-4 लोगों को छोड़ दिया था इसमें से। तो ये जो जांच चल रही है उस जांच की मुझे ज्यादा चिंता लगती है कि किसी ने तो किया, इन्होंने नहीं किया, उनको बरी कर दिया, सही है, किया तो है ना किसी ने। सब मिजरेबल फेलियर ऑफ द इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, द पुलिस डिपार्टमेंट। बात बात पर एक्स पर पोस्ट करने वाले समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तो अभी तक न्यूज ही नहीं देखी है। मैंने रिपोर्ट नहीं पढ़ी, मैंने न्यूज़ फॉलो नहीं किया है। जो दोषी हों उनको सज़ा मिलनी चाहिए। आम जनभावना यही है देश की कि जो आरोपी हैं, जिन्होंने इतनी बड़ी घटना की है, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। रिपोर्ट मेरी जानकारी में नहीं है, मैं डिटेल में रिपोर्ट नहीं पढ़ी है मैंने। अखिलेश यादव को कुछ पता ही नहीं है तो कांग्रेस को अब भी सच हजम नहीं हो रहा। वो भी भगवा आतंकवाद जिसका कोई आधार नहीं बचा है उसे फिर से जिंदा करने की कोशिश में लग गई है। ये कांग्रेस पार्टी की कोशिश है, इसे जिंदा करेगी, लेकिन आज देश जान चुका है कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं था, ना है और ना होगा। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और आज आपके लिए एक और खबर लेकर आया हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी जिद में अंधे हो गए हैं। उन्हें सही और गलत का अंतर समझ नहीं आ रहा। वो भारत पर टैरिफ लगाते समय भूल गए कि इसका ज्यादा असर अमेरिका पर होगा, भारत को नहीं फर्क पड़ेगा। और ये दावा पता है कौन कर रहा है? अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी जिसका नाम है येल यूनिवर्सिटी। येल ने जो कहा है इसको सुनिए जो मैं आप कह रहा हूं। रिपोर्ट में कहा कि भारत पर 25% टैरिफ ट्रंप ने रूस से तेल, गैस और हथियार खरीदने की वजह से लगाया है। इस फैसले से हर अमेरिकी की घरेलू कमाई पर $2400 का असर पड़ेगा, $2400 का। और उन्हें समझ नहीं आ रहा है ये नुकसान उनके रोजमर्रा की जरूरत में होने वाले सामानों की कीमत में बढ़ने की वजह से होगा। अब इस टैरिफ से अमेरिका में सीधे तौर पर महंगाई बढ़ेगी और इस बात की भी बड़ी संभावना है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने अगर महंगाई थामने की कोशिश नहीं की तो आम आदमी पर असर पड़ेगा, भारत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिपोर्ट में समझा रहा हूं। Prime Minister Modi is a friend of mine. 1 अगस्त से भारत से आयात होने वाले सभी सामानों पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा के चंद घंटे बाद ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सुर बदल गए हैं और अब वो प्रधानमंत्री मोदी को अपना दोस्त तो टैरिफ पर भारत से अपनी बातचीत का हवाला दे रहे हैं। As you know, Prime Minister Modi is a friend of mine, but प्रधानमंत्री मोदी मेरे मित्र हैं, लेकिन वे हमारे साथ व्यापार के लिहाज से ज्यादा कुछ नहीं करते। वे हमें बहुत कुछ बेचते हैं, लेकिन हम उनसे कुछ नहीं खरीदते क्योंकि टैरिफ बहुत ज्यादा है, दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ में से एक। अब वो इसे काफी कटौती करने को तैयार है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। हम अभी भारत से बात कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कोई समझौता करते हैं या हम उनसे कोई खास टैरिफ वसूलते हैं, लेकिन आपको इस हफ्ते के अंत में पता चल जाएगा। ट्रंप का ये बयान ऐसे वक्त आया है जब भारत ने साफ कर दिया कि टैरिफ को लेकर भारत देश के हित में ही काम करेगा और आगे की रणनीति तय करेगा। बस फिर क्या था, टैरिफ लगाने के चंद मिनट में ही ट्रंप का बयान बदल गया। यूं तो ट्रंप का 25% टैरिफ का ऐलान भारतीय बिजनेस के लिए झटका लग सकता है, लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती। यह भारतीय उद्योग जगत के लिए मौका भी लेकर आ सकता है। 25% टैरिफ के कारण अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पाद महंगे होंगे। इसके बाद भारत को दुनिया भर में वैकल्पिक बाजार मिलेंगे। यूरोप, मध्य पूर्व और अफ्रीका के बाजार भारतीय प्रोडक्ट का इंतजार कर रहे हैं। एशियन देशों के साथ भारत का व्यापार तेजी से बढ़ेगा, जिससे अन्य बाजार भारत के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। भारत को दुनिया भर का मिलता साथ उनके बाजार से ट्रंप भले ही 25% टैरिफ का अपना इरादा अगले कुछ दिन में बदल दें, लेकिन विपक्ष ने अपना विरोध करने का तरीका नहीं बदला और ना ही बदलना चाहते हैं। विपक्ष ने इस पर भी सवाल खड़े कर दिए। टैरिफ के बारे में बोला है और जंग के बारे में फिर से बोला है कि मेरे कहने से भारत और पाकिस्तान दोनों ने जंग रोकी।
दोनों चीजों का जवाब सरकार को देना पड़ेगा। जो सरकार लगातार पिछले 11 वर्षों से दोस्ती के बाद दोस्ती और कितनी दोस्ती बढ़ाई कि आज हमें क्या दिन देखने को पड़ रहे हैं। ये शुरुआत है बुरे दिनों की, क्योंकि इस देश के नौजवानों को नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। अर्थव्यवस्था बेहतर होगी तो रोजगार, नौकरियां मिलेंगी। अगर इस तरह की पाबंदियां लगेंगी, इस तरह की रुकावटें होंगी तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था का क्या होगा। संसद में भी अमेरिकी टैरिफ के मुद्दे पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया था, तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत का रुख साफ कर दिया। सरकार हमारे किसानों, श्रमिकों, एंटरप्रेन्योर्स, उद्यमी, निर्यातकों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों और उद्योग जगत के सभी हितधारकों के कल्याण की रक्षा और संवर्धन को सर्वोच्च महत्व देती है। हम अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने और आगे बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। दरअसल ट्रंप सिर्फ भारत पर ही टैरिफ नहीं लगा रहे, वो दुनिया के लगभग सभी देशों पर कोई ना कोई टैरिफ लगा रहे हैं। इससे हर देश और हर ग्लोबल कंपनियों के लिए अमेरिका के साथ व्यापार करना मुश्किल हो रहा है, और ये भी भारत के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि भारत ने ब्रिटेन के साथ हाल ही में व्यापारिक समझौता किया है और ब्रिटेन का मार्केट भारत के लिए खुल गया है। तो भारत पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रहा है, और इसलिए हम कहेंगे कि भारत जो भी कदम उठाएगा उसमें आपको सहयोग देना है, ताकि हमारा देश आगे बढ़े, राष्ट्र सर्वोपरि रहे। बहरहाल आज राष्ट्र सर्वोपरि में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी राष्ट्रहित की खबरों के साथ। नमस्कार। मैं राष्ट्र सर्वोपरि की बात करूंगा। मेरे रग रग में MDH की हल्दी, मिर्ची, धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला।